सगी पत्नी। रामगढ़ नाम के गांव में ब्रजमोहन नाम का एक जमींदार रहा करता था। ब्रजमोहन के दो बेटे थे, जिनमें अमर सबसे बड़ा और नरेंद्र छोटा था। जमींदार के दोनों लड़के ही बहुत होशियार और मेहनती थे। दोनों लड़कों ने जमींदार का काम बखूबी संभाल रखा था और धंधे में एक एक का 10-10 करते थे। भाग्यवान, अपने दोनों लड़के अब काबिल हो चुके हैं। मैं सोचता हूँ कि अब इनकी शादी कर दी जाए। बात तो आप सही कह रहे हैं। घर में अब बहुएं आएंगी तो मुझे भी काम से फुर्सत मिलेगी, और अब तो हमारी उम्र हो गई है नाती पोते खिलाने की। सही कहा। इसलिए अब मैं सोचता हूँ कि मुनीम जी को इनके लिए अच्छी लड़की की खोज में लगा देता हूँ। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। ब्रजमोहन ने मुनीम जी को अपने पास बुलाया और कहा, क्या बात है सेठ जी, आज आपने मुझे घर ही बुला लिया। मुनीम जी, हमारे दोनों लड़के शादी के काबिल हो गए हैं। हम चाहते हैं कि अब आप इन दोनों के लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढ लाएं और हम अपनी इस जिम्मेदारी से भी मुक्त हो जाएं। ठीक है, पहले मैं अमर के लिए कोई लड़की ढूंढता हूँ। नरेंद्र अभी थोड़ा छोटा है। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। तभी अमर वहाँ पर आया और बोला, पिताजी, मैंने सुना आप मेरी शादी के लिए मुनीम जी से बात कर रहे हैं। हाँ बेटा, अब मैं भी अपने पोते पोतियों का मुंह देखना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन मेरी शादी की कोई इच्छा नहीं है। आप चाहें तो आप नरेंद्र की शादी करवा दें। अरे नहीं बेटा, समाज में क्या कहेंगे लोग कि बड़ा लड़का बैठा है और छोटे की शादी कर दी। अब जैसी आपकी इच्छा, आपके आगे किसकी चलती है। अमर वहां से चला गया और नदी के पास आकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में गांव में रहने वाली चंदा उसके पास आई और बोली, क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो। क्या बताऊं, अब पिताजी मेरी शादी करवाना चाहते हैं। तो फिर तुमने मेरे बारे में घर में बताया क्यों नहीं। चंदा, पिताजी बहुत सख्त है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे हमारे बारे में बात करूं। देखो अमर, अगर हमारी शादी नहीं हुई तो मैं इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। नहीं चंदा, तुम ऐसा मत करो, मैं कुछ उपाय करता हूँ। अमर अपने घर लौट आया। उसे परेशान देखकर नरेंद्र ने कहा, क्या बात है भैया, आप इतना परेशान क्यों हैं? नरेंद्र मेरे भाई, मैं बहुत धर्म संकट में फंस गया हूँ। अब मैं क्या करूँ। क्या बात है भैया। नरेंद्र, पिताजी मेरी शादी करवाना चाहते हैं और तू तो जानता ही है कि मैं चंदा को नहीं छोड़ सकता, और घर में बात कैसे करूं? भैया, ये आपकी जिंदगी का सवाल है। आज शाम को आप हिम्मत करके पिताजी से अपने मन की बात कह ही दे। ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। शाम के समय सभी लोग एक साथ बैठे हुए थे। चलो, अब अमर की शादी हो जाएगी और हमारे घर में एक नया सदस्य आ जाएगा। पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है? पिताजी, मैं अमर आगे कुछ कहता कि उससे पहले ही ब्रजमोहन अपनी छाती पकड़कर तड़पने लगे। पिताजी, पिताजी क्या हुआ आपको? पिताजी, पिताजी क्या हुआ आपको? जल्दी से वैद्य जी को बुला कर लाओ। नरेंद्र भागकर वैद्य जी को बुला कर लाया और वैद्य जी ने ब्रजमोहन की नब्ज देखकर कहा, उम्र का तकाजा है अब। ब्रजमोहन जी, अब आप काम धंधे को पूरी तरह लड़कों को सौंप दीजिए और कम चिंता करें। आराम करो जितना हो सके। अब मैं चलता हूँ। पिताजी, अब से आप घर के बाहर कदम भी नहीं रखेंगे। अब मेरी उम्र हो गई है, आखिर कब तक तुम लोगों के साथ कंधा मिलाकर चलूंगा। अब मेरी अब मेरी उम्र तेरे बच्चों को कंधे पर बैठकर घुमाने की हो गई है। पिताजी, मेरी शादी से ज्यादा जरूरी आपका स्वास्थ्य है। अमर अपने पिताजी को समझा ही रहा था कि तभी मुनीम जी वहां आ गए और बोले, अरे सेठ जी, अब आपको शादी की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने लड़की खोज ली है। हमारे पड़ोस के गांव में सेठ धनी राम की बेटी है लता, बहुत ही सुंदर और संस्कारी है। आप लोग बस शादी को हाँ कर दो। मुनीम जी, आपने इन बच्चों को गोद में खिलाया है। आपने लड़की देखी होगी तो अच्छी ही होगी। आप बस अब शादी की तैयारी करें। मुनीम जी ने अमर के रिश्ते की बात पक्की कर दी, जिससे अमर और भी चिंता में पड़ गया।
अब मैं क्या करूं नरेंद्र? पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। अब मैं उन्हें कोई भी ऐसी खबर नहीं दे सकता जिससे उन्हें लगे। पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। अब मैं उन्हें ऐसी कोई भी खबर नहीं दे सकता जिससे उन्हें धक्का लगे। बात तो ठीक है भैया आपकी, लेकिन अब क्या आप चंदा को छोड़ देंगे? नहीं, मेरे पास एक योजना है। तुझे बस मेरे हिसाब से काम करना होगा और अब सही हो जाएगा और सब सही हो जाएगा। कैसी योजना भैया? अमर ने नरेंद्र को अपनी योजना के बारे में बता दिया। दिन बीतने लगे और शादी का दिन करीब आ गया। लता ने आज तक अमर को नहीं देखा था और ना ही अमर ने लता को। शादी वाले दिन अमर ने नरेंद्र को अपने पास बुलाया और कहा, जैसा मैंने तुझे समझाया था बिल्कुल वैसा ही करना। आप चिंता ना करे भैया, सब वैसा ही होगा। नरेंद्र उस कमरे में आ गया जहाँ लता तैयार हो रही थी। भाभी, भैया आपको मिलने के लिए बुला रहे हैं। शादी से पहले? माँ ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। हाँ, वो हमारे यहाँ रस्म होती है। आप यहाँ से थोड़ी दूर एक मंदिर है, वहाँ पर ही चली जाइए। आप भैया आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वैसे भी मुझे उनसे कुछ बात करनी है। नरेंद्र के कहने पर लता वहाँ से चली गई और नरेंद्र अमर के पास आ गया। क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों आ गए? और लता किसके साथ है? भैया, मैंने उसे मंदिर के पास भेज दिया। अरे भाई, तुम भी जाओ। वो इस गांव में किसी को नहीं जानती और अब मंदिर में किसी को नहीं देखेगी तो उसे शक हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। नरेंद्र भी मंदिर जाने के लिए निकल गया और इधर शादी की रस्में शुरू हो गई, जिसमें अमर ने चंदा को बैठा दिया था। चंदा का चेहरा ढका हुआ था, जिससे सब उसे लता ही समझ रहे थे। अमर की शादी चंदा से हो गई और नरेंद्र भी वापस लौट आया। भैया, भैया, क्या हुआ नरेंद्र? तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? भैया, लता मंदिर में नहीं है और मैंने उसे आस-पास भी देखा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। क्या कहा? कहाँ गई वो? अगर यहाँ सबको पता चल गया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। अब क्या करें? मैंने आसपास के लोगों से पूछा भी, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा। अब क्या होगा? भैया, अभी लता के माता पिता उससे मिलने के लिए आते ही होंगे। अगर उन्होंने चंदा का देख लिया तो मैं कुछ करता हूँ, तुम लता को ढूंढो जाकर। अमर और चंदा एक कमरे में ही बैठे हुए थे कि तभी लता के माता पिता आए। बेटा, अब आखिरी बार तुझसे मिलती हूँ, चलो तेरी विदाई कर दूं। अरे अरे माँ जी, आप घूंघट बाहें हटा सकती हैं। वो क्यों भला? अब वो इसलिए कि हमारे यहाँ रिवाज है, बेटी की शादी के बाद 1 साल तक उसका चेहरा माता पिता और मायके वाले नहीं देख सकते, इसलिए आप भी नहीं देख सकते। अच्छा ऐसा है, तो ठीक है, फिर अब मैं चलती हूँ। लता के माता पिता वहां से चले गए और ब्रजमोहन और उनकी पत्नी लता से मिलने आए। बेटा, अब तुम जाओ, मुझे अपनी बहू से मिलना है। माँ जी, मेरे घर का रिवाज है कि सास ससुर 1 साल तक बहू का चेहरा नहीं देख सकते, इसलिए मैं अपना घूंघट नहीं हटा सकती। ठीक है, हम तुम्हारी बातों का सम्मान करते हैं। अरे अमर, बहुत देर हो गई, नरेंद्र नहीं दिखाई दिया। पिताजी, अब वो किसी काम से दूसरे गांव चला गया। आपको बताने का समय नहीं मिला, लेकिन मुझे कह कर गया है, कुछ दिनों में आ जाएगा। ठीक है। अमर की शादी चंदा से हो गई और किसी को कुछ खबर भी ना हुई। इधर नरेंद्र लता को ढूंढ रहा था और लता को ढूंढते हुए उसे काफी समय बीत गया। लगभग 1 साल तक गांव-गांव घूमते-घूमते नरेंद्र एक नगर में पहुंचा। 1 साल में ब्रजमोहन के घर एक पोता भी आ गया। अब तो पोता भी देख लिया मैंने, लेकिन नरेंद्र को गए हुए 1 साल हो गया। ऐसा कौन सा काम है जो उसका अभी तक पूरा नहीं हुआ? लौट आएगा वो पिताजी, आप उसकी फिक्र ना करें। बहू, अब तो 1 साल हो गया है, अब तुम अपना घूंघट खोल लो। आखिर कब तक चेहरा ढक कर रखोगी? आखिर कब तक चेहरा ढक कर रखोगी? माँ जी, मैंने मन्नत मांगी है, जब तक मेरा बेटा 5 साल का ना हो जाए, तब तक मैं घूंघट नहीं खोलूंगी। ठीक है बहू, जैसा तुम चाहो। 1 साल हो गया है, ना जाने कहाँ गई होगी लता, कैसे गायब हो गई। घर भी लौटूं तो क्या जवाब दूं भैया को? मैं ही तो उसके साथ नहीं गया था, मैंने ही लता को अकेले जाने दिया था। घर पर पिताजी भी मुझे याद करते होंगे। अब तो मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए हैं,
कहीं ना कहीं काम करना होगा, लेकिन लता को लेकर ही जाऊंगा। नरेंद्र परेशान हो जाता है और एक नाश्ते की दुकान पर बैठ जाता है। अरे एक चाय देना तो। अभी लाती हूँ। थोड़ी देर में वो औरत चाय लेकर नरेंद्र को देती है। क्या बात है बेटा, परेशान लग रहे हो? मैं 1 साल से किसी को ढूंढ रहा हूँ, वो नहीं मिली है और मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए हैं। अब मुझे काम की भी तलाश है। अगर तुम काम करना चाहते हो तो मेरी दुकान पर काम कर सकते हो। मैं तुम्हें दिन का 5 रुपए दे दूंगी। ठीक है। नरेंद्र उस दुकान पर काम करने लगता है और एक दिन, अरे ये आप आज जलेबियाँ किसके लिए बना रही हैं? अरे गांव के सेठ के घर में आज कोई कार्यक्रम है, अब वही देने जाना है। मैं जलेबी बना देती हूँ और तू दे आना। ठीक है। नरेंद्र जलेबी लेकर गांव के सेठ के घर आ जाता है और दरवाजे पर खड़ा होकर दस्तक देता है। अंदर से सेठानी बाहर आती है और बोलती है, क्यों है? जलेबियाँ लाया हूँ। रुक, अभी नौकरानी को भेजती हूँ। अरे लता, लता, ओ लता, बाहर तो आ, ये जलेबी लेकर अंदर रख दे। अभी आई मालकिन। अंदर से लता आती है और उसे देखकर नरेंद्र चौंक जाता है। वो लता से बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे आप यहाँ कैसे पहुँचे? पहले तुम ये बताओ कि तुम इतने दिन से यहाँ क्या कर रही हो और ये क्या हाल बना रखा है तुमने? यहाँ पर मैं काम करती हूँ। उस रात उस रात जब मैंने आपको मंदिर में भेजा था तो आप गायब कहाँ हो गई थी? दरअसल उस रात मैं भी अमर से बात करना चाहती थी। मैं अमर से शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने मंदिर पर अपने प्रेमी को मेरा इंतजार करने को कहा था। जब मैं मंदिर पहुंची तो वहां उसके अलावा कोई नहीं था। हम दोनों ने अमर का इंतजार किया और फिर जब कोई नहीं आया तो हम लोग चले गए। तो फिर तुम्हारा प्रेमी कहाँ है और तुम यहाँ काम क्यों कर रही हो? जिस रात हम दोनों भागे थे उसी रात जंगल में हमें डाकुओं ने घेर लिया और हमारा सब कुछ लूट लिया। मेरा प्रेमी मुझे छोड़कर भाग गया। मैं भी किसी तरह अपनी जान बचाकर भागी। तो फिर तुम घर क्यों नहीं लौटी? मुझे लगा कि शादी के मंडप से भागने पर मेरे परिवार की बहुत बेइज्जती हुई होगी, इसलिए मैं वापस नहीं आई। वो लोग मुझे नहीं अपनाते। ये सब तो बहुत बुरा हुआ और अब तुम यहाँ पर काम करने के लिए मजबूर हो। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमसे शादी करूंगा। आप मुझ पर एहसान कर रहे हैं। नहीं, ये मेरी गलती का प्रायश्चित है। अगर तुम नहीं मिलती तो मैं सारी जिंदगी इसी पछतावे में रहता कि मैंने तुम्हें अकेले क्यों जाने दिया। इसलिए अब तुम बिना कुछ सोचे मेरे साथ चलो। उन्होंने मेरे दस्तखत ले लिए हैं और अब मैं यहाँ से नहीं जा सकती। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। अगले दिन नरेंद्र सेठ की तरह तैयार होकर सेठानी के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। अरे कौन है? अब क्या तुम मेरे घर का दरवाजा ही तोड़ डालोगे? अरे दरवाजा खोलो, नहीं तो सच में दरवाजा तोड़ ही दूंगा। क्या काम है और कौन हो तुम? मेरी पत्नी कहाँ है? लता, लता, बाहर आओ, लता। तुम्हारी पत्नी? हाँ, वो यहाँ काम करती है, मैं उसे लेने आया हूँ। हाँ, इतने समय में तो नहीं आए तुम, और फिर अब अचानक से कैसे आ गए? लता ने कभी तुम्हारे बारे में जिक्र नहीं किया? अरे वो क्या जिक्र करेगी, मुझसे नाराज जो है। अब मैं उसे आज लेने आया हूँ। नहीं नहीं, अब तुम उसे नहीं ले जा सकते। उसने खुद जिंदगी भर यहाँ काम करने के लिए हामी भरी है। अब कौन होती है मेरी पत्नी को मुझे ले जाने से रोकने वाली? मैं मालकिन हूँ उसकी और मेरे पास कागज है। अगर तुमने ज्यादा कुछ बोला तो मैं पंचायत बुलाऊंगी। ठीक है, पंचायत बुला लेना, लेकिन मैं अपनी लता को ले जाकर रहूंगा। नरेंद्र वहाँ से लौट गया और वापस आया। क्या हुआ? तुम इतने तैयार होकर कहाँ गए थे? जिसे मैं ढूंढ रहा था वो सेठानी के घर में है, लेकिन सेठानी उसे निकलने नहीं दे रही है। अब मैं क्या करूं? तुम रात में उसे ले आओ और क्या। चारों तरफ तो पहरा रहता है, वहां मैं जाऊंगा कैसे? ये भी है, कुछ तो करना पड़ेगा तुम्हें। अब वो सेठानी बहुत चालाक है। हाँ, मेरे पास एक उपाय है अब। नरेंद्र एक बार फिर कुछ सामान पहुंचाने के बहाने सेठानी के घर पहुंचा और लता को अपनी योजना के बारे में बता दिया। उसी रात लता ने रसोई से कुछ जलते हुए कोयले उठा लिए और उन पर कुछ कागज डालकर सेठानी के कमरे में रख दिए। धीमे धीमे कमरे पे से धुआं निकलकर बाहर जाने लगा। लता भागती हुई बाहर आई और पहरेदारों से बोली, अरे सेठानी के कमरे में आग लग गई है, भागो भागो।
लता की बात सुनकर सभी पहरेदार सेठानी के कमरे में पहुंच गए और लता बाहर निकलकर नरेंद्र के पास आ गई। वो दोनों रात में ही नगर से बाहर निकल गए। अब तक तो सेठानी ने हमें ढूंढने के लिए लोगों को लगा दिया होगा, लेकिन रात में जंगल में आगे बढ़ना सुरक्षित नहीं है। हमें यहाँ पर ही रुकना होगा। लेकिन जंगल में डाकुओं का खतरा है। नहीं, कोई नहीं आएगा। सुबह होते ही हम वापस अपने गांव चले जाएंगे। रात जंगल में गुजार कर नरेंद्र और लता ने अगले दिन एक मंदिर में शादी कर ली। अब हमें घर जाना चाहिए। हाँ, ना जाने क्या कहेंगे वो लोग। उसकी चिंता तुम ना करो, मैं हूं ना। दोनों अपने गांव के लिए निकल पड़ते हैं। इधर लता के माता पिता ब्रजमोहन के यहाँ पहुँचते हैं। जैसे ही मुझे खबर मिली कि मेरी बेटी के यहाँ बेटा हुआ है, मैं इनके साथ निकल आई। आपने बहुत अच्छा किया। आइए अपने नाती से मिलिए। बहू मुन्ना को बाहर लेकर आना तो। अभी लाई माँ जी। जैसे ही चंदा बाहर आई, उसे घूंघट में देखकर लता की माँ ने कहा, अरे बेटी, 1 साल तो कब का हो गया, अब तक तुमने घूंघट नहीं हटाया। अरे आपकी बेटी बहुत ही धार्मिक है। अब इसने मन्नत मांगी है कि मुन्ना जब तक 5 साल का ना हो जाए तब तक अपना मुंह ढक कर ही रखेगी। आप दोनों माँ बेटी बैठकर बातें कीजिए, मैं नाश्ता का प्रबंध करती हूँ। इतना कहकर ब्रजमोहन की पत्नी अंदर चली गई और कमरे में अब सिर्फ लता की माँ और चंदा ही थी। अच्छा ठीक है, ला बेटी मुन्ना को मुझे दे। जैसे ही चंदा ने अपनी बेटी को लता की माँ को दिया, वैसे ही उसका घूंघट अलग हो गया। तुम कौन हो और मेरी बेटी कहाँ है? मुझे माफ कर दो माँ जी, आपकी बेटी की जगह मैंने अमर से शादी की है। लेकिन मेरी बेटी वो कहाँ है? आपकी बेटी को ढूंढने देवर जी को गए हुए 1 साल हो गया है। अभी तक ना वो लौटे हैं और ना ही आपकी बेटी। आप मुझ पर दया करके सासू माँ को कुछ न कहें। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, आप मेरी भावनाओं को समझें। मेरी बेटी यहाँ नहीं है और उसकी किसी को खबर नहीं है। वो कहाँ है कुछ पता नहीं, और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? तुम्हारी वजह से ही मेरी बेटी यहाँ नहीं है। मेरे साथ धोखा हुआ है। ऐसा कहकर लता की माँ बाहर निकल आई और घर में चिल्लाने लगी, अरे सुनिए जी, इन लोगों ने हमें धोखा दिया है। ये लोग झूठे हैं। ये हमारी बेटी नहीं है, यहाँ पर कोई और है। आप क्या कह रही हैं बहन जी? अगर यकीन नहीं है तो देख लो अपनी बहू का चेहरा। वो मेरी बेटी नहीं है। तुम लोग मेरी बेटी खा गए। कैसी बातें कर रही हैं आप? अभी मैं बहू को बुलाता हूँ। बहू, बाहर आओ। हमारा राज खुल गया। अब तो पिताजी हमें घर से बाहर निकाल देंगे। हम कहाँ जाएंगे? अब तो होगा जो देखा जाएगा चंदा। एक ना एक दिन ये तो होना ही था। चलो बाहर चलो। चंदा और अमर बाहर आ गए। ये क्या कह रही है लता की माँ? पिताजी, वो दरअसल हम आपको बताने ही वाले थे। क्या बताने वाले थे? यही कि मैंने चंदा से शादी की है, लता से नहीं। और लता कहाँ है? नरेंद्र चंदा को ही ढूंढने गया है। तुम लोगों ने मुझे मिलकर धोखा दिया है। इतने समय तक तुम लोग मुझे अंधेरे में रख रहे थे। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं इन्हें इनकी बेटी कहाँ से ला कर दूं? पिताजी, नरेंद्र चंदा को ढूंढ लेगा। क्या तुम्हें भरोसा है? नरेंद्र को गए हुए 1 साल हो गया है और अब तक वो नहीं लौटा। तुम लोगों ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। निकल जाओ तुम लोग मेरे घर से। मुझे तुम लोगों का चेहरा तक नहीं देखना। लेकिन पिताजी, ब्रजमोहन ने मुंह फेर लिया और अमर, चंदा और अपने बच्चों को साथ लेकर घर से बाहर निकल गया। तभी उसे नरेंद्र आता हुआ दिखा। भैया, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अब तू भी घर ना जाए तो अच्छा है। पिताजी ने हमें घर से निकाल दिया। उन्हें सब पता चल गया है। वो बहुत गुस्से में है। उनके गुस्से का इलाज है मेरे पास। आप चलिए। क्या तुम्हें लता मिल गई? हाँ भैया, अब सब सही हो जाएगा। इधर लता की माँ ब्रजमोहन को पंचायत तक ले जाने की बात कर रही थी। आप लोगों ने ऐसी गलती की है जिसकी माफी भी नहीं है। आप लोगों को सजा तो मैं दिलवा कर ही रहूंगी। चलिए आप लोग मेरे साथ पंचायत। अब किसी को पंचायत जाने की जरूरत नहीं है। लता मेरे साथ है। लता आगे जाकर अपनी माँ के गले लग गई। माँ, मेरी बच्ची, तू ठीक है ना? चल मेरे साथ वापस, ये लोग अच्छे नहीं हैं। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन अब मैं वापस नहीं चल सकती। यही मेरा ससुराल है। लेकिन बेटी, तुम्हारी तो शादी अमर से नहीं हुई है। लेकिन बेटी, तुम्हारी तो शादी अमर से नहीं हुई है।
लेकिन माँ, मेरी शादी नरेंद्र से हो चुकी है और यही मेरे पति हैं। अच्छा, अब तेरी मर्जी यही है तो मैं क्या कहूँ। हाँ माँ, मेरी बात समझने के लिए धन्यवाद। तुम दोनों ने मुझे उसी वक्त क्यों नहीं बताया। पिताजी, वो मैं चंदा से ही शादी करना चाहता था, लेकिन उस समय आपकी तबीयत खराब थी, जिस वजह से मैं आपको बता नहीं कर पाया। लेकिन उस समय आपकी तबीयत खराब थी, जिस वजह से मैं आपसे बात नहीं कर पाया। और अब कुछ इतना जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया कि मैं आपको कुछ ना बता सका। मेरी शादी चंदा से हुई है, लेकिन लता शादी के वक्त यहाँ से गायब हो गई थी। हाँ पिताजी, और जब मैंने लता की कहानी सुनी तो मैंने इससे शादी कर ली। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। ठीक है, अब जो भी हुआ, लता हमारे घर में बहू बनकर आनी ही थी। अब चाहे अमर की पत्नी बनकर आए या नरेंद्र की, वो हमारे घर की बहू है। आओ बेटा, तुम दोनों अंदर आ जाओ। ब्रजमोहन ने चंदा को अपना लिया और लता ने नरेंद्र को। पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगा।